देखिए, हम पहले इसके बारे में आपको कुछ इनपुट दे देते हैं। कोसी मेची जो परियोजना है, सबसे पहले तो ये समझिए कि किस रीजन में है, ठीक है? आप मैप में देखेंगे तो ये आपको उत्तर और पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, बिहार का जो नॉर्थर्न ईस्टर्न पोर्शन है, वहाँ मिलता है, ठीक है? ये आपको जो बिहार की एग्रीकल्चर और क्लाइमेटिक ज़ोन है, उसके ज़ोन 2 में आता है, ठीक है? तो ये बेसिक जानकारी है। उसके अलावा कोसी नदी है और मेची नदी है, इन दोनों को लिंक करने की बात है। तो मेची नदी जो है वो किस नदी की सहायक है? इस पे हम लोग बात किए थे कल। तो मेची जो है ये महानंदा की सहायक है, ठीक है? और जब आप ये कोसी मेची परियोजना का अगर ओरिजिनल टेक्स्ट देखेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, गवर्नमेंट के द्वारा जो मसौदा तैयार किया है, तो उसमें लिखा गया है कि जो कोसी मेची परियोजना है, उसको फ्लड कंट्रोल के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि इसको जो है उस क्षेत्र में इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है, ठीक है? ये याद रखें, ठीक है ना? अगर इन जनरल बात करेंगे तो संभवतः हर नदी परियोजना जो है, जो नदी लिंकिंग परियोजना है, रिवर लिंकिंग परियोजनाएं, इसको फ्लड कंट्रोल के पर्पज से देखा जाता है, लेकिन जो कोसी मेची परियोजना है, इसको मुख्य रूप से उस क्षेत्र की जो जल समस्या है उसको दूर करने के लिए लाया गया है, ठीक है? ताकि इरिगेशन के लिए पानी हर खेत तक पहुंच सके, ठीक है ना? सर, तो इस बात को आप सॉरी लोग सर, इसमें थोड़ा विशेष डिस्टर्ब ध्यान कर। रखें। जी, ये मनी कोई है लड़का, तो उसके कारण काफी न्यू ग्रुप में आवाज हो रहा था, उसे म्यूट करने के लिए बोलिए प्लीज। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, म्यूट कर लेंगे। अभी है ना, आप धीरे-धीरे आप लोगों से एक-एक करके पूछा भी जाएगा, आप लोग हैंड राइज़ करेंगे, अपना कोई मत होगा तो वो भी देंगे, ठीक है? नेहा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं क्या? नो सर, एक्चुअली वो कोसी मेची के बारे में ही सर आपने पूछा था, तो बस मैं वही बताना चाह रही थी। जी, अभी फिर आपसे पूछा जाएगा अभी, है ना? ओके तो सर। मतलब अभी तो मैं सिर्फ़ उस इश्यू के बारे में आपको एड्रेस कर रहा था, ठीक है? अब इसके ओके बारे सर। में आपसे जुड़ा हुआ चीज़ जैसे पूछते हैं, जैसे हमको ये बताइए, एक क्वेश्चन हम फ्रेम करते हैं कि कोसी मेची परियोजना जो है या इस तरह की अन्य परियोजनाएँ हैं, वो किस तरीके से बिहार में, है ना? यहाँ की जो बाढ़ की समस्या है या सूखा की समस्या है, इसको दूर करने में किस तरह आपको लगता है कि सफल हो सकता है? इसके बारे में बताइए। एक-एक करके इसको लेते हैं हम लोग। नेहा, पहले आप ही बताइए। सर बेसिकली जैसे ये कोसी मेची लिंक परियोजना है, तो जी, ये तो सीमांचल के क्षेत्र में है, जहाँ पे पूर्णिया, कटिहार वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो हम देखते हैं कि इस एरिया में कोसी नदी लगभग हर साल बहुत ज्यादा उत्पाद मचाती है। तो इससे जो है कोसी नदी के पानी को अगर हम मेची तक लेकर के जाते हैं कनेक्टिविटी से, तो इससे कोसी और सीमांचल एरिया में जो बाढ़ की प्रॉब्लम है, उससे काफी हद तक मुझे लगता है इससे निजात मिलेगी। और इससे फिर किसानों को सिंचाई के लिए भी अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हो जाएगी। जी, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब आपसे इस तरीके का कोई सवाल पूछा जाए तो इसको आप टू द पॉइंट बताने की कोशिश करें, ठीक है? मतलब कम से कम शब्दों में अपनी बातों को रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है? हो ओके सके सर। तो बिंदुओं में अभी से ही आप इंटरव्यू मोड में आ जाइए। जैसे इस तरह बात बता सकते हैं कि सर जो कोसी मेची लिंक परियोजना है या इस तरह की परियोजनाएँ हैं, उसको बिहार में लागू करने से बिहार की बाढ़ और सूखे की समस्या दूर हो सकती है, ठीक है? और इससे क्या-क्या पॉइंट जुड़े हुए हैं, तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 इस तरीके से आप बता सकते हैं। साथ में कुछ चुनौतियाँ जुड़ी हुई हैं, तो आप पॉइंट 1, पॉइंट 2 इस तरीके से बता सकते हैं। 2-3 पॉइंट भी बताएँगे, तो इंटरव्यूअर जो होंगे, जो पैनल में होंगे, वो खुद ही समझ जाएँगे कि ठीक है, इसको नॉलेज है, ठीक है ना? ओके तो इस सर। तरीके से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो इस तरीके से चर्चा करेंगे, ठीक है? अब अनुराग, आप बताइए, इस पे कुछ बताना चाह रहे हैं आप? जी हाँ सर, जैसे आपने पूछा इसमें कि कैसे ये हेल्पफुल हो सकता है बिहार के लिए, तो जी, ये दो दो समस्याओं का मेन इससे निवारण निकाला जा सकता है कि पहला तो जो कोसी जो है रेनी सीजन में जो अत्यधिक जल स्तर बढ़ जाता है कोसी नदी का, तो उससे हम लोग अगर उसका पानी को हम लोग दूसरे इंटरलिंक कर दे, जो नदी जैसे मेची है उसमें अगर पानी कम है, तो एक समस्या वहां से दूर हो सकती है कि एक्सेस वाटर को हम लोग कम कर दे रहे हैं, जिससे बाढ़ की समस्या से बचा जा सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग देख सकते हैं कि साउथ में जो अगर वाटर डेफिसिट जो एरिया है, वहां पर हम लोग एक कोशिश कर सकते हैं कि रिजर्वायर सिस्टम का चाहे वैसा वाटर को स्टोर कर ले फ्लड के टाइम पे एक्सेस वाटर को, ताकि हम लोग साउथ में उस वाटर को पहुंचा सके। तो साउथ में भी फिर वाटर डेफिसिट या जो ड्राउट का कंडीशन है उससे बचने में भी ये हेल्प हो सकता है सर, ये दोनों कोसी मेची लिंक करने से। अच्छा, जहां तक मेरी समझ में आ रहा है, इसमें जो टेक्निकल चैलेंजेस है वो ज्यादातर होंगे, जैसे क्योंकि बाढ़ के समय पे जल स्तर काफी बढ़ा हुआ रहता है, उस समय उसके पानी को दूसरे नदी के सोर्स तक ले जाने में ये समस्या मेन उत्पन्न हो सकती है। और दूसरी समस्या उत्पन्न हो सकती है कि इससे फिर जो वाटर डेफिसिट एरिया या रेन डेफिसिट एरिया वहां तक पहुंचाने में एक समस्या आ सकती है सर। जी ओके। पूजा, इस पे आप भी कुछ कहना चाह रही हैं क्या? गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। सर क्वेश्चंस क्या था सर? क्वेश्चन नहीं सुन पाए। ओके, क्वेश्चन था कि ये कोसी मेची जो रिवर लिंकिंग परियोजना है, ठीक है? उसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ठीक, अब इस पे काफ़ी डिस्कशन हो भी चुका है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? पूजा, आप शायद देर से जुड़ी हैं, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, उस पे देखिएगा। अमन, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? यस सर। जी, बोलिए।
सर बेसिकली कोसी मेची लिंक जो प्रोग्राम है तो इसके कुछ बेनिफिट्स और कुछ लूप होल्स के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता था। जैसे अगर बेनिफिट्स में देखें तो फिर कोसी जो है वो एंटीसिडेंट रिवर है जो कि अपना कोर्स चेंज करते रहती है हमेशा, तो इसकी वजह से बहुत सारा सेटलमेंट पैटर्न पे इम्पैक्ट होता है। अगर हम कोसी मेची को लिंक कर देते हैं तो इसके बेसिस पे क्या होगा कि थोड़ा वाटर लेवल जो है वो कम होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और न्यू फ्लड प्रोन जोन्स जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में हो जाएगा। और दूसरा पॉजिटिव बेनिफिट होगा कि इनलैंड वाटर ट्रेड को बूस्ट मिल सकता है कोसी मेची लिंक परियोजना के चलते। और तीसरा ये है कि टूरिज्म को भी आप प्रमोट कर सकते हैं, लाइक रिवर इम्पैक्टमेंट, जैसे गंगा घाट पे इम्पैक्टमेंट बना के बहुत सारे टूरिज्म एक्टिविटी होती है वहाँ पे। और दूसरा बेनिफिट डीमेरिट्स में आते हैं तो फिर इसमें चैलेंजेस काफी आ सकते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन होता है कि एक रिवर के पॉल्यूशन को दूसरी रिवर में भी पॉल्यूशन कैरी ऑन हो जा सकता है। तो अगर रिवर इंटरलिंकिंग का चैलेंज देखे तो ये मेजर प्रॉब्लम हो सकता है कि जैसे हम लोग मछली में देखे थे कि बिहार में फॉर्मेलिन का कंटेंट ज्यादा पाया गया था, तो वो पॉइजनस इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकलती हुई फॉर्मेलिन जो है वो एक नदी में मान लीजिए प्रेजेंट है तो वो आगे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, जो कि इम्पैक्टफुल हो सकता है इकोनॉमी पे भी एज ए होल। और दूसरा फिजियोग्राफिक चैलेंज हो सकता है क्योंकि कोसी जो रीजन है तो नेपाल के बॉर्डर से आती है, तो फिर बहुत सारा फिजियोग्राफिक चैलेंज है जो कि हिल स्टेशन है ऊपर, तो उसके लिए काफी इंजीनियरिंग की व्यवस्था को पुख्ता करनी होगी। और हमारे बिहार में वैसे भी थोड़ा इंजीनियरिंग का अभी कुछ रिकॉर्ड ठीक नहीं है क्योंकि ब्रिज कोलैप्स वगैरह का ज्यादा इंसिडेंट पाया गया। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें इस पर मजबूती से ध्यान देना होगा। तो ये सब कुछ ठीक है, ओके, अच्छा अमन, आप बहुत अच्छा प्रयास किए, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं, अमन जैसे बता रहे थे, इसको सबसे पहले तो ये जोड़े कि नदी जो है कोसी नदी वो अपनी बार बार अपना रास्ता जो है वो चेंज करती है, तो इस वजह से उसकी पानी की जो है अधिकता है, पानी की जो अधिकता है उसको अगर हम लोग लिंक कर देते हैं मेची नदी से तो वो थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरा इन्होंने टूरिज्म की बात की और तीसरी बात जो है वो बता रहे थे कि इनलैंड वाटर जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो परिवहन होगी उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है, इसको आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके साथ अमन जो है 2-3 पॉइंट इसकी समस्याओं के बारे में बताए। तो इस तरीके से जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं ना, उसको आप लोग हो सके तो कहीं एक कोने में कॉर्नर में सिनॉप्सिस बना लें उसका, ठीक है, ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी तो यूज हो सकता है ना इसका। ठीक है, आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, बट कोसी और मेची जो परियोजना है इसमें डायरेक्ट आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, बट इसमें पोटेंशियल तो हो ही सकता है, ठीक है, एडिशनल पॉइंट ये हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, एक अब अगला इशू लेते हैं, ठीक है ना, जरूरी है ना, तो वहाँ तो काफी प्लेन एरिया है, पॉसिबल बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। हेलो सर। जी पूजा बोलिए। सर कोसी मेची लिंक परियोजना के लिए जो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में 2 पॉइंट फिर से बता देते प्लीज। देखिए, समस्या ये है कि सबसे पहले तो जब 2 नदियों को जोड़ा जाता है, ठीक है, तो जोड़ने के क्रम में क्या होगा कि वो किसी ना किसी लैंड से होकर गुजरेगा, तो वहाँ जो स्थानीय किसान होंगे उनको इससे समस्या आ रही है, ठीक है। साथ ही साथ उस जगह बहुत सारा सेटलमेंट होगा ना, लोग निवास करते होंगे, तो उनको भी विस्थापना का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, एक नेक्स्ट हम लोग इशू लेते हैं, आप लोग बताइएगा इसके बारे में सुने हैं क्या आप लोग। सुस्ता रीजन अभी चर्चा में था, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि ये सुस्ता रीजन क्या है, बिहार से संबंधित ये। सर नेपाल से उसका वो अभी वो किया था कुछ दिन पहले, वो काला पानी वगैरह जब कर रहा था ना अपने वो मैप पे, उन्होंने वो किया था कि उनका रीजन है। नहीं, देखिए पूजा, आप इस तरह इन जनरल आंसर नहीं कर सकती हैं, ठीक है। आपको अगर बताना ही है तो इसको आप अच्छे से बताइए कि ये है क्या, मतलब इंटरव्यू में जिस तरीके से आंसर करेंगे उस फॉर्मेट में बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सर इंटरनेशनल बॉडी ये सुस्ता रीजन क्या है? सुस्ता रीजन एक एरिया है सर, वो उत्तराखंड और मतलब ये नेपाल तीनों को कनेक्ट कर रहा है, जो बाउंड्री लैंड बाउंड्री इशू इंडिया एंड नेपाल के बीच में। पहले ये बताइए कि सुस्ता रीजन किस स्टेट में पड़ता है? सुस्ता और काला पानी 3 एरिया है सर वहीं पे। सुस्ता रीजन किस स्टेट का है ये बताइए। बिहार। रोशन बताइए, आप कुछ बता रहे हैं ना? सर सुस्ता रिवर सर बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर गंडक रिवर के किनारे है, और सिंस गंडक काफी फ्रिक्वेंटली अपना पाथ चेंज करती है, सुस्ता ठीक है। देखिए, हम आपको बेसिक बता देते हैं, 1 मिनट आप लोग म्यूट कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग सुने होंगे हाल फिलहाल में जो चर्चा आई थी काला पानी को लेकर भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। तो भारत और नेपाल के बीच एक सुगौली की संधि हुई थी 1816 में, इसका आइडिया होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके तहत क्या हुआ कि सीमांकन किया गया है नेपाल के बॉर्डर को और भारत के बॉर्डर। लेकिन गौर करने की बात यह है कि अगर आप भारत और नेपाल के पश्चिमी हिस्से की बात करें तो वो काली नदी से वहाँ उसका बॉर्डर डिफाइन होता है, और अगर आप उसका बिहार के क्षेत्र में बात करेंगे तो गंडक नदी जो है वो भी भारत और नेपाल की सीमा को चिन्हित करता है। तो हुआ क्या है कि नदी जो है वो थोड़े समय में अपने रास्ते को बदल लेती है, तो इस क्रम में जैसा विवाद
वहाँ काला पानी को लेकर हुआ था, वैसा ही विवाद भारत और नेपाल को लेकर है। तो ये सुस्ता रीजन जो है ये पश्चिम चंपारण का एक क्षेत्र है जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा विवाद बना हुआ है, ठीक है। और ये हुआ क्यों है, तो गंडक नदी जो है वो अपना रास्ता बदल चुकी है बहुत सालों में, ठीक है। तो इस वजह से ये एक मुद्दा बीच में चर्चा में आया था, ये न्यूज में था। तो हो सकता है कि आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि सुस्ता रीजन क्या है, तो आप बताएंगे कि ये बिहार का एक क्षेत्र है जो पश्चिम चंपारण जिले में है और नेपाल और भारत के मध्य सीमा विवाद है, ठीक है। इसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ कहना है, आपको पहले से अगर कोई जानकारी थी तो आप साझा कर सकते हैं, ठीक है। नेहा, आप कुछ बताना चाह रही थी? यस सर, जी बताइए। जितनी जानकारी मुझे है सर, तो नेपाल का मानना है कि पहले जो सुस्ता का क्षेत्र था तो जी। गंडक नदी के दाएं किनारे पर अवस्थित था, जो कि उस बिल्कुल, टाइम पे बिल्कुल। नेपाल का पार्ट था। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद जब नदी के मार्ग में परिवर्तन हो गया, तो अभी वर्तमान में ये गंडक के बाएं किनारे पर आ गया है, जो कि क्षेत्र भारत के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बिल्कुल, तो इस बिल्कुल। वजह ठीक से है। इस क्षेत्र में विवाद है सर। सही, बहुत सही है, ठीक बताई हैं आप, ठीक है। तो अगर आप इंटरव्यू के नजरिए से बात करें तो आपसे ये इस तरह सिंपली पूछा जा सकता है कि सुस्ता रीजन क्या है और क्यों चर्चे में रहा है, तो आप ये सब बता सकती हैं, ठीक है। अमन, आप कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। सर एक चीज पूछना था, अगर इस टाइप के डिस्प्यूट्स में अगर वो हमारा ओपिनियन पूछ ले कि आपका क्या ओपिनियन है इस तरह के मुद्दे को डील करने के लिए, तो कैसा सॉल्यूशन हमें ओरिएंटेड रहना चाहिए, कैसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए उनको? इसका सॉल्यूशन जो है आप ये कह सकते हैं सिंपल, तो कि जो भी सीमा विवाद है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में आता है, जो संवैधानिक प्रावधान है ना, आप वो बता देंगे कि ये केंद्र सरकार के। जी बोलिए। ये उसका वो टाइमली डिमार्केशन करा लें, ठीक है, क्योंकि रिवर बेड क्या होता है, हमेशा वो चेंज होते रहती है। तो दोनों भारत सरकार और नेपाल सरकार के अधिकारी बैठें और बैठ करके अपना जो है कि वो सीमांकन कर लें, क्योंकि विवाद हो ही इसलिए रहा है कि वहां पे बॉर्डर जो पहले डिफाइन किया गया था, क्या किया गया था कि इस नदी के इस पार आपका इलाका और इस नदी के इस पार भारत का इलाका, इसी तरीके से किया गया था। क्योंकि रिवर अपना चैनल बदलते रहती है, आपको पता है, ऐसा होता है ज्योग्राफी में। तो वो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि दोनों देश के जो बॉर्डर के अधिकारी हैं वो बैठें और बैठ करके अपना सीमांकन कर ले, वो बस खत्म हो गया काम। सर इस पे एक काउंटर क्वेश्चन हो सकता है ना कि कोई भी देश अपना लॉस क्यों चाहेगा? नहीं, लॉस करना ही नहीं किन्हीं को, दोनों आपसी समझौते के मद्देनजर बॉर्डर का जो है कि सीमांकन कर ले। वो जो हम लोग ज्योग्राफिकल बॉर्डर को देख रहे हैं कि ये दो तरीके का होता है, एक नेचुरल बाउंड्री होता है, एक होता है इम्पोज बाउंड्री। तो ये क्या है, नेचुरल बाउंड्री था ना भारत और नेपाल के बीच में। तो उस नेचुरल बाउंड्री को क्या करें कि अब वो जैसे होता है ना, नाप करके बकायदे अपना वो बॉर्डर को डिमार्केट करना बोलते हैं उसको, वो डिमार्केशन कर ले उसका, कि यहाँ से वो पीलर गाड़ देंगे कि इस पार से नेपाल और इधर से भारत, सिंपल। तो वो नेचुरल बाउंड्री जो है वो क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज बाउंड्री में चेंज हो जाएगा। आप जानते हैं ना, जैसे भारत म्यांमार का सीमा है वो नेचुरल बाउंड्री है, भारत पाकिस्तान का सीमा है सुपर इम्पोज बाउंड्री है। ये पढ़े होंगे आप ज्योग्राफी में। यस सर। सर तो ओपन बॉर्डर और नेचुरल बॉर्डर में डिफरेंस है क्या सर? देखिए होता क्या है ना, कुछ जगह पे जैसे कि काली नदी भी सीमा बनाती है, तो उसमें ये होता है ना कि नदी के जो अंग्रेजों ने विभाजन करके गया था, क्या कहा था कि नदी के इस पार का इलाका भारत का होगा, नदी के उस पार का इलाका जो है कि नेपाल का होगा। तो इस तरीके के बाउंड्री में ही विवाद उत्पन्न होते रहता है, ठीक है। ओपन बॉर्डर और आप क्या बोल रहे थे? ओपन बॉर्डर और क्या बोल रहे हो? नेचुरल बॉर्डर सर। देखिए ओपन बॉर्डर और नेचुरल बॉर्डर को इस तरीके से कंफ्यूज मत कीजिए। ओपन बॉर्डर क्या होता है कि जैसे भारत और चीन के बीच का सीमा है, उस सीमा पे फेंसिंग नहीं किया गया है, तो वो बॉर्डर ओपन बॉर्डर कहलाएगा, ठीक है। ये नेचुरल बाउंड्री होता है, क्या आप नेचुरल बॉर्डर बोल रहे हो? नेचुरल बॉर्डर नहीं होता है, नेचुरल बाउंड्री होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाए फिर। यस सर। देखिए सर एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या अभी तक ऐसा उपाय नहीं किया गया है अधिकारियों के द्वारा अभी तक सुस्ता क्षेत्र विवाद को हल करने के लिए? देखिए बहुत सारे क्षेत्रों का डिमार्केशन स्टार्ट हुआ है, लेकिन हर क्षेत्रों का डिमार्केशन आज तक नहीं हो पाया है। वो बफर जोन बना के रखे हैं कि 19 किलोमीटर 20 किलोमीटर का जोन जो है बफर जोन रहे हैं। ये चाइना बॉर्डर में भी इशू है, नेपाल बॉर्डर में भी इशू है ऐसा, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो इसका इफेक्ट तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन पे पड़ता होगा सर, इंडिया नेपाल के? ऑफ कोर्स पड़ता है। यस सर। ठीक है, देखिए और एक चीज बता देते हैं। ओके, आगे बढ़ा सर। ओके सर, कंटिन्यू। जी, तो हम लोग 2 इशू देख चुके हैं, ठीक है। तीसरा एक इम्पोर्टेंट इशू लेके आगे बढ़ते हैं, भारत रत्न, ठीक है। इस साल जो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल बनने की संभावनाएं हैं। तो भारत रत्न को आप अच्छे से जो है सारा डायमेंशन कवर करेंगे, खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया गया है, तो ये कौन से क्रम का भारत रत्न था, ये बताइए, संख्या बताइए कौन सा था, कोई आइडिया है आप लोगों को? नो सर। देखिए गेस कर सकते हैं? नहीं, मतलब इसमें फैक्ट है ना, हम बता ही देते हैं आपको। अच्छा अमन बताइए कि क्या है? सर गेस कर सकते हैं, श्योर तो नहीं हो सर।
हाँ ओके बताइए। 54th। नहीं नहीं देखिए, कर्पूरी ठाकुर जो है उनको 49th है ना 49वें क्रम का भारत रत्न मिला है इस बार, ठीक है। तो इस जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार 5 लोगों को भारत रत्न मिला है, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर हैं, पीवी नरसिम्हा राव हैं, एम.एस. स्वामीनाथन हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं और चौधरी चरण सिंह हैं। तो अभी हम लोग पहले कर्पूरी ठाकुर पे बात करते हैं, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को इस वर्ष भारत रत्न क्यों दिया गया है, इसके पीछे मुख्य वजह है कि इस बार उनका 100वीं जयंती थी, ठीक है। 100 साल उनकी जयंती के पूरे हुए थे, इस वजह से ये ईयर इंपॉर्टेंट था और इसी साल जो है इनको भारत रत्न दिया गया, 49वें क्रम का है। इसके अलावा इससे पहले बिहार के 5 और लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। कोई आइडिया है आप लोगों को कौन-कौन है वो 5 लोग? किन्हीं को पता है? देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर पहले। जी, ओके और बताइए? सर मैं बताऊं? हाँ, बिल्कुल। हाँ, बताइए पूजा, आप बताइए। सर ये विधान चंद्र राय जी को दिया गया है, ओके। बिस्मिल्लाह खान को दिया गया है, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को और सर ये कर्पूरी ठाकुर जी को। ठीक है, बढ़िया। 5 लोग हो गए। तो इसको आप लोग क्रम से याद रखें, ठीक है। बिहार में सबसे पहले व्यक्ति जो थे डॉक्टर बीसी रॉय थे, ठीक है। उनको 1961 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। उसके बाद 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया है। उसके बाद 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला था। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को मिला था और 2024 में कर्पूरी ठाकुर को मिला है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये जो कर्पूरी ठाकुर हैं, सर एक बार फिर इनको से क्यों सर भारत बोल रत्न दिया गया? इनका क्या योगदान है? ठीक है, कुछ तो खास रहा है इस वजह से इनको दिया गया है। कोई आइडिया है आपको कर्पूरी ठाकुर के बारे में? हाँ, अमन बोलिए। सर ये 1 मिनट पूजा, आप हैंड राइज करेंगी, ठीक है। अमन आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। सर बेसिकली सोशल सेक्टर में इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, लाइक सोशल से नहीं और कोई है? स्टूडेंट्स की। ठीक बता रहे हैं आप, बट इसमें आपको और विशेष जानकारी चाहिए। रवि आप बताइए। सर भारत रत्न के बारे में बोलना चाह रहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन को भी शायद बिहार से भारत रत्न मिला। अच्छा, उनको ऐसा है ना कि बिहार स्टेट से नहीं माना जाता है, इस वजह से अलग जी किया जी गया है, ठीक है। बिहार के आप जब गवर्नमेंट के साइट पे चेक करेंगे तो ये 5 जी लोग ही आपको मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप सोचिए ना डॉक्टर बीसी रॉय हैं, वो तो बंगाल के थे सीएम, ठीक है। हाँ सर, लेकिन हाँ उन सर। चूंकि उनका जन्म स्थल बिहार था, इस वजह से ऐसा है, ठीक है। अच्छा ओके ठीक ठीक ओके, अनुराग थैंक यू। बताइए आप कर्पूरी ठाकुर के बारे में बताइए। जी सर, इनको जन नायक उपाधि दिया गया था सर, क्योंकि ये मुंगेरी लाल कमीशन को का रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किए थे, जिससे कि इन्होंने बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन प्रोवाइड करा था। उसमें इन्होंने फॉरवर्ड क्लास को भी कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड करा था, पहला चीज। और दूसरा चीज सर, इन्हीं के टाइम पे पहली बार लिकर बैन भी हुआ था बिहार में। अच्छा तो रुकिए, ये दो अनुराग, जी एक सर। मिनट अनुराग, ठीक है। ठीक बता रहे हैं आप, लेकिन देखिए यहाँ पे ना कुछ बेसिक्स है वो समझिए, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को सोशलिज्म का है ना पुरोहिता माना जाता है, ठीक है, समाजवाद। तो पहले तो आप ये बताएंगे ना, ठीक जी है। हाँ सर, जी। है ना, आपने मेन पॉइंट ही मिस कर दिया। आप ठीक बता रहे थे वो सब, लेकिन सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि वो समाजवाद के जो है, देखिए भारत में बहुत सारी विचारधाराएं रही हैं राजनीतिक तौर पे, ठीक है। शुरुआत में एक लेख भी छपा था अभी पेपर में, आपको उसका भी कटिंग प्रोवाइड कराऊंगा। उसमें ये बताया गया था कि कैसे हर 15-20 साल में भारत की राजनीति का जो परिदृश्य है वो बदल जाता है। शुरुआती 15 साल 15-20 साल जो है वो कांग्रेस या जवाहरलाल नेहरू का जो समाजवाद है उसके आसपास राजनीति घूमी है, ठीक है। फिर वहां से जब एक निराशा लगी है तो फिर समाजवाद का एक नया ढर्रा खुला है, जिसमें आपको जयप्रकाश नारायण दिखते हैं, आपको कर्पूरी ठाकुर दिखते हैं, मदन मोहन सॉरी एक और हैं समाजवादी राम नेता, मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया हैं। तो इन सब का एक ट्रेंड जी निकलता है। सर। फिर वहां से 15-20 साल का फिर एक दौर खत्म होता है तो इंदिरा गांधी निकल के आ रही हैं, फिर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो राजीव गांधी का दौर आ रहा है और एलपीजी का दौर आ रहा है, ठीक है। फिर आप अभी वर्तमान समय में चलेंगे तो देखिएगा कि 2014 के बाद फिर से ट्रेंड चेंज हुआ है। फिर अभी देखिए 15 साल फिर होने वाला है या 10 साल फिर चेंज हो रहा है। आप गौर करेंगे कि भारत की राजनीति का परिदृश्य फिर बदल रहा है ना। आप देखिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं डेंट तो लगा है। तो जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो इसको एक पैटर्न को बदलते हुए देख रहे हैं, है ना। चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो या आर्थिक असमानता की बात हो, तो इसको लेकर जो एक 2014 के बाद जो परिदृश्य में बदलाव हुआ था, चाहे वो हिंदुत्व की राजनीति थी वो प्रमुख मुद्दे के रूप में आई थी, तो वो धीरे धीरे वो चेंज हुई। समाजवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोशलिज्म। बिल्कुल सोशलिज्म। जी, ठीक है। तो हम लोग कर्पूरी ठाकुर के बात करते हैं। वो आर्टिकल जो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो आपको न्यूज कटिंग में प्रोवाइड कराया जाएगा पीडीएफ में, एक बार उसका रीडिंग दे लें तो अच्छा लगेगा, ठीक है। जहां तक कर्पूरी ठाकुर की बात है तो हम लोग बात किए कि उनकी 100वीं जयंती थी 2024 में, और ये 49वें क्रम का भारत रत्न उनको दिया गया। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने, ठीक है। पहली बार वो 1970 में बने और 1 साल के लिए रहे, यानी 1970 और 71 में। उसके बाद 1977 में वो फिर से मुख्यमंत्री बने हैं और 2 साल रहे हैं, यानी 1977 से 79 तक, ठीक है।
मुख्यमंत्री बनने से पहले वो बिहार में बहुत सारे पदों पर रह चुके हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा पद था, ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करिएगा। तो आपको देखिएगा कि वो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, ठीक है, और अन्य और भी पोर्टफोलियो मिला था, डिप्टी सीएम का भी पोर्टफोलियो उनको मिल चुका है, तो ये चीज भी आप याद रखें, ठीक है ना। उसके बाद उनकी जो राजनीति है वो आजादी से पहले प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ शुरुआत की थी, राजनीति की यात्रा जो थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ शुरू हुई थी, ठीक है। उसके बाद उनका जन्म की बात करें तो 24 जनवरी 1924 को उनका जन्म हुआ था समस्तीपुर में, और उनकी जो जन्मस्थली है वो अब कर्पूरी ग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप लोग अगर उस क्षेत्र के होंगे या आप अगर ट्रेन से इस तरफ सफर करेंगे तो आपको एक स्टेशन मिलेगा जिसका नाम ही है कर्पूरी ग्राम, ठीक है। तो ये इनका जीवन परिचय हुआ। उसके बाद जहां तक जो है शायद अनुराग बता रहे थे मुंगेरी लाल आयोग के बारे में, तो ये मुंगेरी लाल आयोग कब आया, कब गठित हुआ और ये है क्या, पहले आपको ये जानना चाहिए कि मुंगेरी लाल आयोग जो है ये जब कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार जब सीएम बने यानी 1977 के बाद, तो 1978 में मुंगेरी लाल आयोग को जो है वो जो उनका कुछ और चीजें हैं जैसे कि उन्होंने शराबबंदी भी लागू की, ठीक है। तो ये भी जब दूसरी बार वो सीएम बने हैं तभी लागू हुआ है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जो है वो बहुआयामी रहा है उनका व्यक्तित्व। उसके बाद इनका जो वो है टाइटल जो लोगों के द्वारा दिया गया था, ठीक है, तो जननायक दिया गया था, ठीक है। तो ये कर्पूरी ठाकुर का जो एक जीवन परिचय है इस तरीके से है, ठीक है। तो अब इसके संबंध में आपको अगर कोई आर्टिकल मिलता है तो उसको फिर पढ़ें आप लोग, है ना। मेन चीज आप कर्पूरी ठाकुर से ये याद रख सकते हैं मुंगेरी लाल आयोग, ठीक है। दूसरा उनकी 100वीं जयंती और 49वें क्रम का भारत रत्न, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ अगर आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं या कुछ बताना है तो शेयर करिए। ठीक है, आगे बढ़े फिर। जी बढ़े जी, ओके। भारत रत्न के बाद जो है पद्म पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं आप लोग कि इस वर्ष जो है बिहार के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है, कोई आइडिया है? इस बार जो है, जी बताइए कोई। 5 सर। नहीं, इस बार 7 लोगों को मिला है, ठीक है। 7 लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। उसमें से पद्म विभूषण एक व्यक्ति को मिला है और वो है बिंदेश्वरी पाठक, ठीक है। और बिंदेश्वरी पाठक के बारे में अगर आप विशेष जानकारी चाहें तो उनके द्वारा जो है 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो ये जो सुलभ शौचालय वगैरह आप देखते होंगे जो काफी प्रचलित थी, तो उसके फाउंडर थे ये, ठीक है। तो पद्म विभूषण ये याद रखिएगा, बिंदेश्वरी पाठक। उसके बाद पद्म भूषण की बात करें तो ये डॉक्टर सीपी ठाकुर को दिया गया है। ये इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और इनका जो है चिकित्सा क्षेत्र में विशेष कार्य रहा है। कालाजार के उन्मूलन में जो है इनका विशेष योगदान रहा है, तो इनका नाम याद रखिए, डॉक्टर सीपी ठाकुर। उसके बाद पद्मश्री की बात करें तो 5 व्यक्तियों को पद्मश्री दिया गया है, ठीक है। पहले तो 2 व्यक्ति याद रखिए, सीवन पासवान और शांति पासवान, ठीक है। ये दोनों जो है पति और पत्नी है, ठीक है। तो इन दोनों का योगदान जो है गोदना कला में है, तो ये याद रखिए, सीवन पासवान और शांति पासवान, गोदना कला। फिर अशोक कुमार विश्वास का नाम याद रखिए, ये टिकुली कला से संबंधित हैं बिहार में, ठीक है। उसके बाद पंडित राम कुमार मलिक हैं, ये दरभंगा घराने से जुड़े हुए हैं और इनका गायन के क्षेत्र में योगदान रहा है। उसके बाद डॉक्टर सुरेंद्र किशोर, इनका नाम याद रखिए, ये पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित हैं। तो इस तरीके से ये 7 व्यक्ति हैं जिनको पद्म पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से 5 लोगों को पद्मश्री, 1 व्यक्ति को पद्म भूषण और 1 व्यक्ति को पद्म विभूषण, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि इस वर्ष जो है पद्म विभूषण किन्हें दिया गया है, बिहार के कौन से व्यक्ति हैं, या बिंदेश्वरी पाठक के बारे में पूछा जाए तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे।